नमस्ते मेरी प्यारी जनतागण, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स में। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि आज हम पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। थोड़ा सा पढ़ाई से हम लोगों ने गैप लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि हमें आने वाले चैप्टर्स में हेल्प करने वाला है इन द अकाउंट्स। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस में काम आ जाएगा, पर हाँ अकाउंट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो आप लोगों के लिए। कुछ इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो आज की वीडियो में हम उसी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। वैसे तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उन ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे जो बेसिक होते हैं, जो ज़रूरी है हम लोगों के लिए समझना, और ऑल इन ऑल की ट्रांजैक्शंस होते कैसे हैं उन चीज़ों को हमको देखना रहेगा। ठीक है, तो हमेशा की तरह जैसा मैं आप सभी से बोलती हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक बटन को भी दबा दिया है एंड बेल आइकन को भी दबा दिया है, जिससे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। ठीक है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक जिसका आपको भरपूर इस्तेमाल करना है गाइज, वो है टेलीग्राम चैनल की लिंक। ठीक है, उसको जाओ, उसको फॉलो करो, क्योंकि जितना भी स्टडी मटेरियल है, जितनी भी स्टडी पोस्ट होगा, अपडेट्स होंगे, वो सारे आपको वहीं मिलेंगे। साथ ही साथ आप अपने सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @parle.in। ठीक है, तो मेरा पार्ट हो गया है, अब वीडियो वाला पार्ट शुरू करते हैं। तो आज की खूबसूरत सभा का प्रारंभ करते हैं, तो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब ये ट्रांजैक्शंस हैं क्या, उससे पहले भी हमें क्या चीज़ों को समझना है, तो वो हम देखेंगे। और फिर आज हम हमारे खूबसूरत से ट्रांजैक्शंस को देखेंगे कि वो होते कैसे हैं, उनको डेबिट, क्रेडिट, एडजस्ट, एंट्री पास कैसे किया जाता है। आज हम इन सारी चीज़ों को फटाफट कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के पार्ट में होने वाली, क्योंकि ये जितना इंपॉर्टेंट 11th में है उतना ही इंपॉर्टेंट और उतनी ही इम्पोर्टेंस, उतनी ही महत्वपूर्णता ये रखता है, आवश्यकता रखता है आप लोगों की 12th के लिए भी। ठीक है, क्योंकि ये बेस है। अगर बेस समझ में आ गया तो गाइज 12वीं तो आपकी न्यू हो जाएगी। ठीक है, और जिसका बेस मजबूत नहीं होता है ना, बहुत फेस करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई गई है। तो स्पेशली इस वीडियो को देखो और एंजॉय करो। ठीक है, तो एंजॉय करते करते करना है, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं लेना है कि क्या पढ़ना पड़ जाएगा, क्या देखना पड़ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, उनको देखना है कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को समझना है दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को। एंड दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले आपको समझना है कि हमारी खूबसूरत सी असेट्स क्या होती हैं। अब असेट्स क्या है ये आप लोगों को समझना है। असेट्स मतलब, मैंने वैसे तो वो चैप्टर पढ़ा रखा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को कंप्लीटली एक्सप्लेन करा है कि असेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, पर एक शॉर्ट रिवीजन में मैं वापस बता रही हूँ कि असेट्स क्या है हमारे लिए। असेट्स वो हैं हमारे लिए कि जो हमें आगे चलकर हमारे लिए पैसे को क्रिएट करने वाली हैं, या हमें मॉनेटरी वैल्यू में हेल्प करने वाली। ठीक है, हमारे लिए मनी में वो कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करेगी जिससे हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए असेट्स है। अब ऐसी कोई भी चीज़ जो आगे चलकर हमारे लिए पैसे में कन्वर्ट हो सकती है या हमें पैसा दे सकती है, वो हमारे लिए बन जाएगी असेट। ठीक है, समझ में आया। एनीथिंग विच इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन मनी इज नोन एज असेट। जो भी पैसे में कन्वर्ट हो सकती है मेरे लिए, वो असेट कहलाएगी। ठीक है, मैं कौन हूँ? बिजनेस। ठीक है, नॉट अ बिजनेसमैन। हमेशा याद रखना, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमने बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में पढ़ा है। हम लोगों ने जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को देखा था तो हमने उसमें बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को देखा है, जिसमें उसने बोला है कि बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। तो हमेशा बिजनेस के हिसाब से सोचना है कि मेरा नज़रिया बिजनेस है। ठीक है, मैं अगर बिजनेस हूँ और मैंने कोई खर्चा करा है तो मेरी बुक में क्या एंट्री होगी उसको मुझे देखना है, ना कि बिजनेसमैन की एंट्री, बिजनेसमैन की बुक में क्या एंट्री होगी। ठीक है, तो मैं बिजनेस हूँ तो मेरे लिए असेट्स वो है कि जो मुझे पैसा दे सके। कल चल के अगर मैं डूब जाऊं, मुझे किसी को पैसे देने हैं, तो मेरे पास में ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल है जिसको मैं पैसे में कन्वर्ट करके सामने वाले का पेमेंट कर सकती हूँ, तो वो मेरे लिए कहलाएगी सुंदर सी असेट्स। ठीक है, अब इन्हीं असेट्स के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ विभिन्न प्रकार की होती हैं ये, दीज आर डिफरेंट टाइप्स। तो हम वो टाइप्स पढ़ने वाले हैं आज। मतलब पहले बता देती हूँ, पहली होती है और असेट।
क्योंकि मेरे लिए एसेट ऐसी है, इसका नेचर है मेरे पास में डेबिट नेचर की होती हैं एसेट, ठीक है। जब भी एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, जब भी एसेट कम होगी तो क्रेडिट करेंगे। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, एसेट कम होगी तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, एसेट कम होगी तो क्रेडिट करेंगे। पहली आती है इसमें फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स क्या, जो फिक्स हो गई हैं, जो हिलने नहीं वाली हैं, इसके बाद में कहीं जाना नहीं है, उन्हें यहीं तबाह हो जाएंगी, यहीं मर मिट जाएंगी, इसके बाद कहीं नहीं जाएंगी। हाँ, तो गाइस फिक्स एसेट्स ऐसी ही होती हैं, जो कि इनके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि हमारी जो प्लांट एंड मशीनरी होती है, ठीक है, जो लग गई, जो फिक्स है, जो ऐसे रोज़ मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, कि यहाँ से वहाँ आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, रोज़ रोज़ ये काम नहीं होगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी है, हमारा बिजनेस, व्हाट इज़ दिस हैपन, हाँ भाई, प्लांट एंड मशीनरी है, हमारा जो बिजनेस है, हमारी बिजनेस प्लेस जो है हमारी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये हमारे लिए हो जाएंगी फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिर होती है हमारे पास में एक सुंदर सी करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट्स वो होती हैं मेरे पास में, करंट एसेट्स वो होती हैं जो कुछ समय में मेरे लिए पैसे में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। कुछ समय मतलब 90 डेज़, मैक्स टू मैक्स 90 डेज़ के अंदर ये मेरे लिए पैसे के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इसके अंदर आ जाते हैं हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल्स हो सकते हैं, जो 90 डेज़ के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद में मेरा स्टॉक, कैश इन हैंड और मेरी बैंक, ठीक है। बैंक में मेरे पैसे तो मैं तुरंत उनको लाके और मेरे बॉन्ड्स, ठीक है, सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो होते हैं मेरे पास में, वो मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ फटाफट से पैसे के अंदर, ठीक है, अगर मुझे नीड होगी तो। फिर आती है हमारी खूबसूरत सी टेंजिबल असेट, इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं क्योंकि शायद ये हमारे लिए यहाँ काम नहीं आ पाएंगी, इसलिए ओके। तो तीसरी हमारे लिए खूबसूरत सी हैं टेंजिबल असेट्स, ठीक है। टेंजिबल असेट्स मतलब क्या, जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिससे आप मतलब टेंजिबल असेट्स में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप देख सकते हो, ठीक है। तो टेंजिबल असेट्स में आपके प्लांट एंड मशीनरी भी आ जाएगा, आपका बैंक भी आ जाएगा, ठीक है, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग भी आ जाएगी, ठीक है। ये आपके लिए टेंजिबल असेट्स है कि इनको आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आती हैं हमारी खूबसूरत सी इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स वो होती हैं जो आप लोगों को दिखती नहीं है, लेकिन इनका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी खूबसूरत सी मार्केट के अंदर गुडविल है, आपकी गुडविल होने की वजह से लोग आपसे ट्रांजैक्शन करते हैं, लोग आपसे बिजनेस करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर गुडविल इन द मार्केट, ठीक है। आपकी गुडविल है कि आपका व्यवहार अच्छा है, तो वो व्यवहार और वो रेपुटेशन की वजह से आपके पास में जो प्रॉफिट होता है वो कहलाता है इंटेंजिबल असेट्स की वजह से होने वाला प्रॉफिट, जैसे कि गुडविल। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास में कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है। फिर होती है हमारे पास में ट्रेडमार्क्स, फिर ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, हाँ बस इतना ही कुछ। इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, कि इनकी वजह से मुझे जो प्रॉफिट होने वाला है वो मेरी मतलब इन इंटेंजिबल असेट्स की होने वाले जो मुनाफे हैं वो मुझे दिख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मेरे पास में इतनी चीज़ें हैं, जैसे हम लैंड एंड बिल्डिंग को देख सकते हैं कि मेरे पास में इतनी लैंड एंड बिल्डिंग है, लेकिन आप इसको ऐसे काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि मेरी इतनी कॉपीराइट है, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं कि मेरी गुडविल की वजह से, या इसका सिर्फ, जैसे कॉपीराइट्स का मतलब क्या होता है कि इसका अधिकार सिर्फ आपके पास में है, इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता, और अगर किसी ने कॉपी करने की कोशिश भी करी तो आप उसे पनिशमेंट दिलवा सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है ना कि आपका बिजनेस आगे चलता है, ठीक है।
मतलब प्रॉफिट में रहता है, क्योंकि वो मालूम है लोगों को कि सिर्फ वो आपके पास ही मिलने वाली है वो चीज़। तो ये होती हैं हमारी कुछ खूबसूरत सी एसेट्स, जिसमें हमने पहले देखा फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। अभी आप लोगों को इतनी चीज़ों को याद रखना है। अब जब कभी भी हमारी एसेट बढ़ेगी तो हम उसे डेबिट करने वाले हैं, जब कभी भी मेरी एसेट कम होगी तो मैं उसे करूँगी क्रेडिट। ठीक है, समझ में आया? जब भी मेरी एसेट बढ़ेगी तो मैं उसे करूँगी डेबिट, जब भी मेरी एसेट कम होगी तो उसे मैं करूँगी क्रेडिट। अब लाइबिलिटी वाले पार्ट पे जाते हैं। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण किस्सा है मेरे लिए लाइबिलिटी को समझना कि लाइबिलिटी क्या है। वैसे तो मैंने आप लोगों को इसके निकनेम बताया है बहुत ही सुंदर सा, जो कि है मेरे लिए लाइबिलिटी मेरे लिए बन जाती है चिंता। ऐसी चिंता जो मुझे आज नहीं तो कल चुकानी ही पड़ेगी। आज बड़ा लग रहा है कि हाँ ठीक है मेरे पास में, लेकिन आगे चलकर मुझे इसको रीपे करना ही करना है। ठीक है, किसी भी हालत में मुझे इसको देना ही है। तो लाइबिलिटी जो कि चिंता है मेरे लिए, इसके भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 3 डिफरेंट टाइप्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहली है मेरे पास में नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई लाइबिलिटी जो मैं मोर देन 12 मंथ्स के अंदर इसको रीपे करना है। ठीक है, मोर देन 12 मंथ्स, जो कि मैं 12 महीने से ज़्यादा के अंदर रीपे कर सकती हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम इसके एग्जांपल में, कोई भी लोन होगा मेरा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हो सकती हैं मेरी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, होम लोन इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि होम लोन जनरली 1 साल से ज़्यादा का होता है। फिर दूसरी है हमारी करंट लाइबिलिटी। ठीक है, जिसको मुझे विद इन द 12 मंथ सेटलमेंट देना पड़ेगा। मुझे आज नहीं तो कल इसकी चिंता को मेरी चिंता को कम करना पड़ेगा। और वो होती हैं सबसे पहले करंट, नॉन करंट, फिर है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है कि इनको आपको विद इन द 12 मंथ सेटलमेंट देना पड़ता है। ठीक है, विद इन 12 मंथ्स आप विद इन 12 मंथ सेटलमेंट दे सकते हैं। और इनके खूबसूरत से एग्जाम्पल्स जो हैं वो एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। क्रेडिटर्स, इनको आप 12 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। आपने किसी से उधार ट्रांजैक्शन करा है, आप रॉ मटेरियल खरीद कर लाए हो, या आपने कोई बना बनाया गुड्स भी लिए हुए हैं, तो उनको भी आपको विद इन 12 मंथ्स मतलब 12 महीने के अंदर अंदर ही आपको उनको पेमेंट करना रहता है। क्रेडिटर्स हो गए हमारे, बिल्स पेबल्स हो गए हमारे। ठीक है, बिल्स पेबल हो गए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो होती हैं हमारी, जो 1 साल के छोटे छोटे लोन होते हैं, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है, तो ये होती हैं हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट जो हम 12 महीने के बाद भी जिनका पेमेंट कर सकते हैं, 12 महीने से ज़्यादा टाइम लें तो भी चलेगा। करंट लाइबिलिटी जिनको हमको 12 महीने के अंदर 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 ख़त्म करना है, उससे ज़्यादा टाइम हम नहीं दे सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी हैं। तीसरा बहुत सुंदर टाइप चलता है इसका, वो है हमारे पास में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी गाइज। ठीक है, अब ये लाइबिलिटी थोड़ी सी अजीब सी है, मतलब समझ में नहीं आती है पहले, पर फिर भी समझाने की मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। बेसिकली ये जो 2 लाइबिलिटी है ना, ये हमको पता है, हम इनको बुक कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास में इतने सारे मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इस बैंक से मैंने लोन ले रखा है, हाउस लोन यहाँ से लिया है, मेरी कंपनी के लिए, मेरे फर्म के लिए मैंने कोई लोन लिया है, तो मुझे मालूम है। फिर करंट लाइबिलिटी में मुझे मालूम है कि मेरे क्रेडिटर्स इतने हैं तो मुझे उनको इतना पेमेंट करना है, बिल्स पेबल इतने हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इतनी हैं। पर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसके 50% चांसेस हैं फ्यूचर में होने के, मतलब अभी कंफर्म भी नहीं है कि ये होगी भी या नहीं होगी, फिर भी हम एक फॉर सेफर साइड के लिए हम इसको बुक करके रखते हैं कि अगर इन केस ऐसा हो गया तो मुझे ये नुकसान या मुझे ये चिंता को फेस करना पड़ सकता है। तो फॉर एग्जांपल इसका है कि अगर आपका कोई केस चल रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं लॉ सूट्स, स्यू, हम किसी को स्यू कर देते हैं, या हमें हमारा कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो जैसे आप जानते हैं कि हमें कितनी तारीख पे तारीख मिलती जाती है। तो अभी कंफर्म नहीं है कि
फैसला जो है वो मेरे हक में आएगा या सामने वाले के हक में चला जाएगा। तो उस चक्कर में जो भी खर्चा होने वाला होता है वो क्या होने वाला होता है मेरे लिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। हो सकता है मैं जीत जाऊं केस, हो सकता है मैं हार जाऊं केस, ठीक है। तो यो 50-50% चांसेस हैं जो मैं अभी से नहीं बता सकती हूँ कि मैं जीतने वाली हूँ या मैं हारने वाली हूँ, ठीक है। तो वो होती है मेरे लिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का सुंदर सा नेचर, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो कर दी जाएगी क्रेडिट क्योंकि चिंता है, और लाइबिलिटी अगर कम होगी तो वो कर दी जाएगी डेबिट क्योंकि कम हो रही है तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। खुशी होने पर मैं उसको डेबिट करूँगी और बढ़ने पर मैं उसको क्रेडिट कर दूँगी, ठीक है। अब ये हमने समझ लिया, ये हमने समझ लिया। अब बेसिक से नेचर्स को देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक जो नेचर हैं हमारे साथ में उनको हम देख लेते हैं। अगर मेरी असेट्स बढ़ेंगी तो मैं उसको डेबिट करूँगी, वहीं मेरी असेट्स कम होंगी तो मैं उसको क्रेडिट करूँगी। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो मैं क्रेडिट करूँगी, लाइबिलिटी मेरी कम होगी तो मैं उसको डेबिट करूँगी। वाह, कितना सुंदर डी बनाया है मैंने। साथ ही साथ कैपिटल भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जीवन में। तो कैपिटल अगर बढ़ेंगी तो हम उन्हें कर देंगे क्रेडिट, नीचे लिख दूँ। और कैपिटल अगर हम मेरी कम होगी, ठीक है, ड्राइंग्स कर लिया, लॉस हो गया, कोई एक्सपेंस हो गया तो वो कम होगी तो मैं कर दूँगी उसको डेबिट। तो इस चीज़ को याद रखना है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, एसेट कम होगी तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट करेंगे, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे और कैपिटल कम होगी तो उससे भी हम डेबिट करेंगे। अब इसी नेचर को याद रखते हुए आगे के कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेसिक ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से। अब आपको यहाँ से मेन चीज़ पढ़नी है, ठीक है। जो आज पढ़ने का हमारा सीन है कि बेसिक ट्रांजेक्शन्स एक्चुअली में होते क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो हर चीज़ को देखते हैं कि पहली हम खूबसूरत सी बात देखते हैं, हमारा चैप्टर शुरू होता है। ये सारी चीज़ें आपको जर्नल में काम आएंगी कि आप एंट्री कैसे पास करोगे, आप ट्रांजैक्शन को सेटल कैसे करोगे, ये वहाँ पे काम आने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो बेसिक ट्रांजैक्शंस में आपको ये चीज़ को देखना है, लाइन खींचना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सुंदरता दिखाएं आप अपने नोट्स के अंदर। और हाँ, ये वाली जो चीज़ें हैं ये आप मेरे साथ साथ ही कॉपी करते चले जाओ अपनी अपनी खूबसूरत सी कॉपी के अंदर जो भी आपने मेंटेन कर रखी है। बेसिक नेचर में आपको ये बेसिक नेचर देख लिया, सॉरी, हाँ, बेसिक ट्रांजेक्शन। अब हम कुछ ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे और उनके इफेक्ट्स को देखेंगे कि उनका इफेक्ट कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस में हम सारी बातों को देखते हैं, जैसे भगवान श्री गणपति को हम याद करते हैं, भगवान गणपति बप्पा को हम याद करते हैं। हर भगवान की मतलब कोई भी शुभ काम करने से पहले, किसी भी पूजन में सबसे पहले गणपति जी को याद किया जाता है। तो ऐसे ही कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन है वो इसके अलावा और कोई नहीं होगा। और वो ट्रांजैक्शन ये है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश और बैंक और फिर आगे की चीज़ें, पर बेसिकली बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ ₹1,00,000, ठीक है। ये वाला ट्रांजैक्शन होता है। अब इसको समझने के लिए कि सबसे पहली चीज़ कि आपके पास में कैश आने वाला है। आप कौन हो, बिजनेस हो, हमेशा थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस हो तो बिजनेस के पास में आने वाला है कैश, ठीक है, क्योंकि मैं कैश, जो मेरा प्रोप्राइटर है या जो मेरा बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस के अंदर 1,00,000 रुपए का कैश के साथ में अपने बिजनेस को श्री गणेशाय नमः बोलने वाला है, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मेरे पास में कैश तो बढ़ने वाला है, और कैश मेरे लिए क्या होता है, असेट होती है। अभी पढ़ा ना पीछे, ऐसी कोई भी चीज़ जो मुझे आगे चलकर पैसे में हेल्प करने वाली है वो मेरे लिए कहलाएगी असेट, ठीक है। तो कैश मेरे लिए वो तो ऑलरेडी पैसे में ही है, तो मुझे हेल्प करने वाली, तो कैश मेरी असेट है। और असेट जब बढ़ेगी, अब यहाँ कम तो हो नहीं सकती है, लगाएगा, मुझे दे रहा है, तो मेरी जेब में तो पैसा बढ़ने वाला है, ठीक है। मैं बिजनेस हूँ, मेरी जेब में जब 1,00,000 रुपए आएंगे तो मेरा तो बैलेंस बढ़ा हुआ ही दिखेगा ना। तो कैश बढ़ रहा है, मतलब कैश क्या होगा, डेबिट, ठीक है। अब साथ ही साथ जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारा इनिशियल नेम जो जाता है, हम उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले हैं, कैपिटल हम लगाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल हमारी क्या होती है, चिंता मैडम, ठीक है। और कैपिटल भी कम नहीं हो रही है क्योंकि कैपिटल के अंदर भी बैलेंस 1,00,000 रुपीज़ से बढ़ने वाला है, तो कैपिटल भी बढ़ रही है, तो वो हो जाएगी क्रेडिट,
ठीक है, वो पूरा ही लिखने वाली थी मैं, ठीक है लिख देती हूँ। कैपिटल हमारी हो जाएगी क्रेडिट। तो आप ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे कैसे, तो हम जो बिजनेस की एंट्री बुक होगी जहाँ जर्नल पास करेंगे हम, तो बिजनेस की जर्नल एंट्री बुक में जाएगा ट्रांजैक्शन इस तरीके से, स्टार मार्क करके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, विद रुपीज़ 1 लाख रुपीज़, और यहाँ पे भी 1 लाख रुपीज़। इसका फॉर्मेट होता है, पर मैं आपको यहीं समझा रही हूँ, मतलब ऐसे ही बता रही हूँ, फॉर्मेट भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। इसका नाम आ जाएगा बीइंग नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, समझ गए इतनी सी बात। अब एक चीज़ और पढ़ लो पहले से, समझने से पहले, ठीक है। बेसिक नेचर में दो तीन चीज़ों को और देख लो, मतलब 2 चीज़ों को और समझ लेते हैं। तो यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं और उसको हम कर देंगे ब्लू पेन से, ठीक है। ये तो हो गए हमारे मेन पार्ट की, असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल। अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एक होगा हमारे लिए एक्सपेंस, एक होगा हमारे लिए इनकम। एक्सपेंस या फिर लॉसेस, ठीक है, क्या लिख रही हूँ, एक्सपेंस या फिर लॉस, इनकम या फिर प्रॉफिट और गेन्स, ठीक है। अगर एक्सपेंस बढ़ता है, मतलब मेरे पास में कोई खर्चा हो रहा है, सपोज मान लो कि कोई स्टेशनरी खरीद ली मैंने, कोई प्लांट खरीद लिया, हाँ ठीक है, प्लांट खरीद लिया, कोई परचेस कर लिया मैंने, कुछ भी रिफ्रेशमेंट बुला लिया, कोई रिपेयर करवा लिया, तो मेरे पास में वो खर्चा होने वाला है। तो खर्चा जब भी होता है तो हम उसको कर देते हैं डेबिट, और खर्चा जब कम होता है, मतलब कोई खर्चा कम होता है, हमको कोई सेटल करना पड़ता है, तो वो हो जाता है क्रेडिट, ठीक है। इनकम जब बढ़ती है, मुझे किसी से कमीशन रिसीव हो गया, मुझे मेरी सैलरी मिल गई, मुझे रेंट रिसीव हो गया, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो गया, वो जब भी होता है, जब मेरी इनकम, मेरे पास पैसे बढ़ेंगे, तो वो हो जाएगा मेरे लिए क्रेडिट, ठीक है। इनकम हमेशा क्रेडिट करी जाती है, और इनकम अगर कम होती है तो उसको डेबिट किया जाता है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको याद रखना है। बाकी एसेट्स तो याद हो जाती है कि एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट कम होगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है, कैपिटल कम होगी तो डेबिट करना है, एक्सपेंसेस होंगे तो डेबिट करना है, एक्सपेंसेस नहीं होंगे मतलब कम होंगे तो उनको क्रेडिट करना है। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, इनकम कम होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। मतलब अगर इनकम कम हो रही है इन द सेंस कि हमको लॉस ही हो रहा है, ठीक है, और इधर लॉस कम हो रहे हैं, मतलब हमें इनकम हो रही तो क्रेडिट होगा, और इनकम कम हो रही है मतलब हमें लॉस हो रहा है तो उसको हमको डेबिट करना रहेगा, ठीक है। ये बेसिक नेचर्स का आपको रखना ही है। अब ये क्यों है, तो ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको समझने में हम सिर्फ समझ लें कि होती ही हैं तो वही काफ़ी है, ठीक है। बेसिक नेचर के बाद में हमने ये बिजनेस स्टार्टेड पढ़ लिया। अब इस 1 लाख रुपए में से मैं बहुत अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शंस को करने वाली हूँ, ठीक है। तो उसके लिए ये बेसिक ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको पहले देखने को मिलेगा कि आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है कैश के द्वारा। बैंक से भी कर सकते हो पर हम कैश को लेंगे, कैश हमें समझने में ज़्यादा इजी लगता है, ठीक है। फिर हम कुछ करेंगे खर्चे, ठीक है। खर्चे जैसे कि मैं खरीद कर लाऊंगी मेरा स्टॉक, ठीक है, जिस बिज़नेस में मैं डील करने वाली हूँ तो मैं उस स्टॉक को खरीद कर लेकर आऊँगी, ठीक है। परचेस करने वाली हूँ मैं, स्टॉक परचेस करने वाली हूँ, ठीक है, जो कि कहलाते हैं मेरे सुंदर से गुड्स, ठीक है। गुड्स क्या होते हैं उसी वीडियो में समझ लेना जहाँ मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा रखी हैं। तो अब स्टॉक परचेस करूँगी, सपोज़ मान लो मैंने 20,000 के जो हैं वो सामान खरीद कर लेकर आई हूँ, ठीक है। 20,000 का मैंने अपना रॉ मटेरियल है या जो भी मुझे कुछ काम था मेरे स्टॉक में जो कमी थी वो मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। अब खुद ही इमेजिन करो कि आप कहीं गए हो और आपने 20,000 रुपये मतलब आप सामान खरीद कर लाने वाले हो, तो आपके पास में क्या आने वाला है, एक तो स्टॉक, एक चीज़ कम होगी और एक चीज़ बढ़ेगी।
एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे और वो दो इफेक्ट यही होंगे कि कुछ तो बढ़ेगा और कुछ तो कम होगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, या तो कुछ मतलब कुछ कम होगा और कुछ बढ़ेगा, सिर्फ यही दो चीज़ें होंगी, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होगी। तो स्टॉक जब खरीद कर लाऊंगी तो स्टॉक मेरे पास बढ़ेगा, ठीक है। मेरा जो ऑलरेडी स्टॉक है उसके अंदर मैं और स्टॉक प्लस करने वाली हूँ। तो मतलब एक चीज़ समझ में आ गई कि मेरी एक जो असेट है, जो कि करंट असेट है स्टॉक, वो मेरी बढ़ने वाली, मतलब मुझे स्टॉक को तो करना रहेगा डेबिट, क्योंकि मेरी असेट जब भी बढ़ेगी मैं क्या करूँगी, डेबिट करूँगी। वेरी गुड गाइज, बहुत अच्छे हैं आप लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा रही हूँ। पहली चीज़ समझ में आ गया। दूसरी चीज़ कि अब मैं ये जो स्टॉक बढ़ा रही हूँ, तो ये बढ़ाने के लिए मैंने अपनी जेब खाली करी है थोड़ी सी। वो जेब कितने से खाली करी, मैंने 20,000 रुपये से खाली कर दी है, ठीक है। तो उस 20,000 को मैंने कैश में ही दिया होगा या बैंक से भी दिया होगा, जो भी, पर हम यहाँ पे कैश में देख रहे हैं, ठीक है। तो मेरी जो कैश है, जो खुद भी मेरी करंट एसेट है, वो भी मेरी कम हो रही है, ठीक है। तो उसको मुझे कर देना पड़ेगा क्रेडिट, क्योंकि मेरी एक एसेट बढ़ रही है और दूसरी एसेट जो है वो मेरी कम हो रही है, ठीक है। तो जब मेरा स्टॉक डेबिट हो गया और कैश वाली जो है कैश, वो मेरा कम हो गया। तो मैंने जब आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला पार्ट समझाया था, तब मैंने एक बात बताई थी कि जब भी हम गुड्स खरीदेंगे या बेचेंगे तो हम उस अकाउंट को किससे डिनोट करेंगे या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो होता है हमारे लिए परचेज, ठीक है। पर अभी हम एंट्री नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक चीज़ देखने वाले हैं कि पहले क्या होगा। सबसे पहली चीज़ कि मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि 20,000 से मेरे स्टॉक में इंक्रीज़ होने वाला है, मतलब मेरी एसेट बढ़ने वाली है, तो मैं उसको कर दूंगी डेबिट। दूसरी चीज़, ये एसेट बढ़ाने में मेरी जो कैश है, जो कि मेरा जेब है, वो खाली होने वाला है, उसको मैं कर दूंगी क्रेडिट, ठीक है। तो अब जब स्टॉक बढ़ेगा और कैश कम होगा तो इसकी एंट्री कैसे डालेंगे, क्योंकि मैं स्टॉक खरीद रही हूँ और स्टॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास में सुंदर सा अकाउंट है जिसका नाम है परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट मतलब समझ में आ जाता है कि आपने स्टॉक खरीदा है, आपने अपने जो रेगुलर गुड्स हैं आपके, वो खरीद कर लेकर आए हो आप, ठीक है। टू कैश, क्योंकि मेरी एक असेट बढ़ रही है और वो एक असेट कौन सी है मेरी गाइस, स्टॉक अकाउंट, मतलब स्टॉक है मेरी, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक मेरी वो असेट है जो 20,000 से बढ़ने वाली है, तो परचेस अकाउंट में 20,000 से मेरा इंक्रीज होने वाला है। साथ ही साथ 20,000 बढ़े कब, जब मैंने अपनी जेब को 20,000 से कम किया, मतलब मैंने अपने कैश को 20,000 से कम किया है, तब जाकर मेरे असेट में 20,000 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और इसका नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है। और ये आपका अकाउंट हो जाएगा क्लोज, ठीक है। तो ये बनती है हमारी स्टॉक के लिए कि आप कुछ खरीद कर लेकर आए हो और आप कुछ देने वाले हो, ठीक है। अब तीसरी बात है सेल्स। अब हमने खरीद लिया, अब हमको बेचना भी तो पड़ेगा गाइज। ऐसा थोड़ी कि सामान बना के सिर्फ अपनी देखने के लिए रख रखा है कि हाँ ठीक है हम देख रहे हैं कि वाह कितना अच्छा प्रोडक्शन कर लेती है हमारी फैक्ट्री, ठीक है। तो आप उसको बेचोगे भी, तो बेचने में मेहनत लगती है, मेहनत को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले जो हम सेल्स करने वाले हैं उसकी एंट्री कैसे होगी। अब सेल कर लो, से आप लोगों ने कर ली 50,000 रुपीज़ की आप लोगों ने सेल कर ली, ठीक है। तो सेल करने पर क्या होगा कि आपका कुछ सामान जाएगा, ठीक है, सामान जाएगा मतलब। और ये चीज़ भी क्या होगी कि आपने जो गुड्स बनाए हैं, आपने जो गुड्स मैन्युफैक्चर करे हैं, आप उसी को बेच सकते हो, ठीक है। तो जो गुड्स आपने बनाए होंगे उसी को बेचोगे, तो जब भी बेचते हो तो आप सेल से ही डिनोट करोगे और जब आप खरीदते हो तो परचेज से डिनोट करोगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि मेरा जो स्टॉक है जिसमें मैं डील करती हूँ वो कम होने वाला है, ठीक है। तो वो हो जाएगा, मेरी एसेट कम होने वाली है तो वो हो जाएगी क्रेडिट। साथ ही साथ मेरा जो कैश है, क्योंकि मुझे रोकड़ा मिलने वाला है, मुझे पैसे मिलने वाले हैं गाइस, 50,000 से मेरी इनकम बढ़ने वाली है, मेरी जेब बढ़ जाएगी, मेरा बैलेंस इंक्रीज दिखेगा, ठीक है। मेरे बैंक बैलेंस में, मेरे कैश बैलेंस में मेरा जो अमाउंट है वो बढ़ा हुआ दिखेगा, तो मेरी एसेट बढ़ेगी, इसलिए मैं उसको कर दूंगी डेबिट। आया समझ में। सेल्स करने पर जब भी आप कोई सामान बेचते हो, फॉर सपोज आप अपने जो फ़ोन होते हैं उनको जब आप बेच देते हो सेकेंड हैंड, मतलब आप जब फ्रेश फ़ोन लेते हो तो अपना फर्स्ट जो आपके पास में, क्या बोल रही हूँ मैं पलक, आप जब कुछ फ़ोन खरीदने जाते हो तो पहले जो आपके पास में ऑलरेडी फ़ोन है आप उसको बेचते हो सेकेंड हैंड, जो भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे तो उससे हमें हेल्प हो जाएगी नए फ़ोन को ख़रीदने में, ठीक है। तो इसको से आपने 8,000 में बेच दिया, ठीक है। तो मतलब आपने अपने फ़ोन को बेच दिया, तो आपने अपने फ़ोन को बेच दिया तो आपके पास में क्या आने वाले हैं, पैसे। तो जिससे आपकी जो असेट है, आपके पैसे बढ़ जाएंगे, तो आप क्या करने वाले हो, डेबिट करने वाले हो। साथ ही साथ जो आपका एक खूबसूरत सा फ़ोन है वो चला जाएगा, तो अब ये फ़ोन आपको कभी अपनी डेस्क पे, अपने जेब में, अपने रूम में कहीं नहीं दिखने वाला है, तो इसलिए आपका जो फ़ोन है वो कम होने वाला है, इसलिए आप उसको क्या कर दोगे,
ख़त्म, क्योंकि फ़ोन एक तरीके से सपोज मान लो ये आपका स्टॉक है, ठीक है, तो अब ये चला जाएगा, ये दिखेगा नहीं, तो जब ये कम हो जाएगा तो इसलिए मैं इसको कर दूंगी क्रेडिट, ठीक है। अब इसकी एंट्री करने के लिए जो डेबिट हुआ है उसको पहले लिख दें हम कि कैश अकाउंट मेरा बढ़ने वाला है 50,000 से, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट बाय 50,000 रुपीज़ टू सेल्स, क्योंकि मैं गुड्स बेचकर सामान खरीदने वाली हूँ, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल कुछ भी मैंने फर्नीचर बेचकर नहीं लिया, अगर फर्नीचर बेचती तो फर्नीचर आता, लेकिन मैंने अपने रेगुलर गुड्स जिसमें मैं डील करती हूँ वो आइटम बेचा, इसलिए यहाँ पर उसको डिनोट करेंगे टू सेल्स बाय 50,000 रुपीज़, ठीक है। और नरेशन लिख दोगे बीइंग गुड्स सोल्ड। इतना सिंपल है ये तो, अरे वाह इतना सिंपल है। अब सेल्स करने में ना कुछ खर्चे आते हैं। सबसे पहली चीज़ जो खर्चा आपको लगता है वो आता है आप लोगों के लिए एक सुंदर सा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसा है कि आप लोगों का मतलब ये नॉर्मल से एक्सपेंसेस है, इनकी एंट्री से बता देती हूँ कैसे होगी कि हमको समझना कैसे। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, फिर काम करते करते आप बोर हो गए होंगे, ठीक है, तो आपने अपनी मोह माया को फ़ोन लगा लिया होगा, तो उससे आप लोगों को होंगे सुंदर से टेलीफोन बिल्स आएंगे, ठीक है, भरपूर आप लोगों के। फिर आप थक गए होंगे, हमने बहुत काम कर लिया आज, तो हमें बहुत थकान हो रही है, तो आप लोगों ने अपने रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ चाय पानी बुलाई होगी, ठीक है, 2 कप चाय पी ली होगी आप लोगों ने, रिफ़्रेशमेंट किया होगा। फिर समझ में आया कि यार प्रोडक्शन थोड़ा कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही, तो आपने उसको रिपेयर करवाया होगा, तो वो रिपेयर भी आपके लिए खर्चा बन जाएगा। फिर जो आप अपने और क्या चीज़ें और क्या होता है, ठीक है, रिपेयर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया। हाँ, फिर आपका जो ऑफिस है वहाँ पे आप काम करते हैं, तो वहाँ पे लगती खूब सारी स्टेशनरी, इस पेपर को प्रिंट कराना है, स्टेपलर, पेन, कैलकुलेटर, ये वो इतना 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 लगता है, ठीक है। टेलीफोन बिल स्टेशनरी हो गया हमारे लिए। फिर आपका अपार्टमेंट अभी रेंटेड है, आपका खुद का नहीं है, तो आपको उसको महीने का रेंट भी देना पड़ता है। ये ऑल इन ऑल कुछ खर्चे हैं कुछ। फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दोगे, ठीक है, ये खर्चे होंगे ना। आपकी जो मशीन पर जो वर्कर हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उनको आप वेजेस दोगे, ठीक है। तो ये जो कुछ खर्चे हैं ये आपकी सेल्स करने में आपको इतना 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 खर्चे को करना पड़ता है। तो आप जनरली हमने पीछे बेसिक नेचर में एक बात पढ़ी कि जब भी खर्चा बढ़ेगा तो मैं क्या कर दूंगी, उसको डेबिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे सारे खर्चे जो हैं वो होने वाले हैं, खर्चे होंगे मतलब होने वाले हैं, तो मैं क्या कर दूंगी, डेबिट। और खर्चे कैसे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है तो वो डेबिट तो होगा, लेकिन पे किस चीज़ में करूँगी, मेरी जेब खाली होगी ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने के लिए, मोह माया से बात करने के लिए मुझे मेरी जेब कम करनी पड़ेगी, तो वो कम होगी मेरी कैश से, ठीक है। कैश दूंगी, कैश कम होगा, कैश मेरी एसेट है, एसेट कम होती है तो उसको हम कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो ये जितने भी आइटम्स को आप करते हो तो ये जब होते हैं तो वो हो जाते हैं डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस को आप पे ऑफ कर देते हो कैश से या बैंक से, तो वो आपका एक एसेट को कम करता है जिसको आपको फिर करना पड़ता है क्रेडिट। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होगा उसका अकाउंट, लेकिन अभी यहाँ पे मैं सबका नहीं लिख सकती हूँ इसलिए कि उससे कि एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और बीइंग एक्सपेंसेस पेड या बीइंग टेलीफोन बिल्स पेड, बीइंग रिफ्रेशमेंट पेड, रिफ्रेशमेंट बिल पेड या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, स्टेशनरी परचेज, रेंट पेड, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ये एक्सपेंसेस वाले पार्ट में उसकी एंट्री इस तरीके से होती है कि अगर जो भी एक्सपेंसेस होगा, जो भी एक्सपेंस होगा उसका अकाउंट यहाँ आ जाएगा। से आपने रेंट पे किया तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। से आपने वेजेस दी तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने सैलरी दे दी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे आप करके आगे आगे के ट्रांजेक्शन्स को करोगे। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब एक्सपेंसेस हो गए, अब आपको होंगी सुंदर सी इनकम, ठीक है। एक इनकम तो हो गई कि आपके पास में सेल्स हो गई है, फिर भी और भी इनकम हो सकती हैं आपकी, तो उस इनकम की एंट्री को हम देखेंगे, ठीक है। इनकम कैसे होगी, कहाँ कहाँ से हो सकती है, आपको रेंट रिसीव हो सकता है, ठीक है। आपको कमीशन रिसीव हो सकता है किसी चीज़ का, वो आपकी इनकम बनेगी। आपको इंटरेस्ट मिल सकता है,
लास्ट वाले में भी इंटरेस्ट पे करने की हो सकती है, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है आपको, ठीक है। हाल फिलहाल तो मुझे ये तीन ही इनकम दिख रही हैं कि रेंट रिसीव हो जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस इनकम की एंट्री कैसे होगी कि जब मैं कोई चीज़ रिसीव करूँगी तो मतलब या तो कैश में करूँगी या बैंक में करूँगी, तो कैश में करूँगी या बैंक में करूँगी दोनों बात सेम ही है, मेरी असेट बढ़नी ही है, ठीक है। तो मेरी असेट जो है वो बढ़ने वाली है, और असेट भी कौन सी, मेरी कैश असेट जो है वो बढ़ने वाली है, तो मैं इसको कर दूँगी डेबिट। और इसका जो अपोजिट अकाउंट है कि मुझे कहाँ से मेरी असेट बढ़ने वाली है उसको मैं कर दूंगी क्रेडिट। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो पहला अगर हम देखें कमीशन रिसीव का देख लेते हैं। अगर हम इसकी एंट्री करें तो मुझे कैश में मिलने वाला है कमीशन, मुझे कहीं से मैंने कोई सर्विसेज पे करी हैं उसका मुझे कमीशन मिलने वाला है। तो कमीशन मिलने पर जो एंट्री होगी वो इस तरीके से होगी कि मुझे कैश मिल गया है, से हमने 20,000, ये सारे अमाउंट 20,000 के हैं, ठीक है, 20,000 रुपये का काम होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, ठीक है, टू कमीशन अकाउंट। 20,000 का जो मेरा कैश है वो बढ़ा कैसे, कैश बढ़ गया ये तो पता चल गया कि 20,000 से बढ़ने वाला है, लेकिन बढ़ा कैसे, तो उसके अपोजिट अकाउंट को रिफ्लेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर उसको मेंशन करा है कि 20,000 से मुझे कमीशन मिला है, ठीक है, और उसको हम लिख देंगे बीइंग कमीशन रिसीव, ठीक है, और उसकी सुंदर सी रेखा दीदी को खींच देंगे जिससे हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारा ये अकाउंट क्लोज हो चुका है। ऐसे ही कुछ भी आपको अगर कमीशन की जगह आपको रेंट रिसीव होता है तो आप यहाँ पे रेंट रिसीव लिख दोगे, आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आप इंटरेस्ट लिख दोगे, लेकिन एंट्री यही होगी कैश या तो बैंक या फिर टू इनकम। एक और इसका सिंपल सा है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे एक्सपेंस को हमने किया था, तो कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट टू इनकम, ठीक है, मतलब इनकम जहाँ से भी होने वाली है हमारी, टू इनकम के जितने भी अकाउंट, जितने भी स्रोत हैं आपके, जितने भी वेज हैं उनको आप यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। इनकम में क्या क्या कि रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव या फिर कमीशन, ठीक है, वो आप यहाँ पे शो कर दोगे। तो ये कुछ बेसिक से पार्ट हैं आप लोगों के, और दो लोग और बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में, वो हैं, पहले हैं हमारे डेटर्स, ठीक है। डेटर्स कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जिनसे मुझे पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, असेट, क्योंकि मैं ये, और विद इन 12 मंथ्स वाले हैं, ये मेरी करंट असेट्स है तो ये विद इन 12 मंथ्स मुझे देने वाले हैं, ठीक है। तो डेटर्स मेरे लिए वो लोग हो गए जो मुझे पैसे देने वाले हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसी कोई भी चीज़ जो मुझे पैसे दे सकती वो मेरी असेट है। तो जब भी डेटर्स बढ़ेंगे तो मैं उनको कर दूंगी डेबिट, और जब भी डेटर्स कम होंगे मेरे तो मैं उनको कर दूंगी क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए एसेट है। दूसरे हैं लोग मेरे पास में क्रेडिटर्स, ये बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं मेरे बिजनेस के लिए। क्रेडिटर्स वो जिनसे मैंने उधार में कोई ट्रांजैक्शन कर रखा है, जैसे कि फॉर सपोज मैं कुछ सामान खरीदने गई, और सामान खरीदने गई तो मुझे लगा कि यार इतना पैसा मैं अभी एक साथ नहीं देती हूँ, हाफ हाफ करके दे दूँगी। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बड़े अच्छे हो, आप अपने ही हो तो ले जाओ, क्या बात है उसमें, ठीक है, कोई ना, कल दे देना, आज से कल, अच्छा मतलब क्या है, वो जल्दी से देर वाला है, कोई बात नहीं, आज नहीं कल दे देना। तो क्रेडिटर्स जब बढ़ते हैं, ये मेरे लिए अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ठीक है सामान मिल गया, लेकिन ये मेरे साथ साथ चिंता को भी घर लेकर आती हूँ मैं अपने, ठीक है, चिंता को भी अपनी फैक्ट्री, अपने घर लेकर आती हूँ कि मुझे इनको पेमेंट देना है। तो जब जब मेरे क्रेडिटर्स होंगे तो मैं इनको क्रेडिट करूँगी, मेरी लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो मैं उसको क्रेडिट करती हूँ, जब मैं इनको पेमेंट कर दूँगी तो मैं इनको कर दूँगी डेबिट, क्योंकि जब मेरी लाइबिलिटी कम होती है, मेरे सर से चिंता कम होती है तो मैं उसको कर देती हूँ डेबिट, ठीक है। तो अब इनकी एंट्रीज कैसे बनेगी, तो पहले समझ लेते हैं कि डेटर्स की एंट्री कैसे बनेगी। तो उसके लिए हम पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ ठीक है। डेटर्स की एंट्री करने के लिए, डेटर्स मुझे मिलने वाले हैं, डेटर्स मुझे पैसे देंगे तो पैसे वो मुझे कैश में देंगे, ठीक है, तो मेरी जेब बढ़ जाएगी, ठीक है, मेरे पास में मेरा बैलेंस इंक्रीज हुआ देखेगा तो मेरा कैश बढ़ जाएगा। गाइस मुझे बहुत खुशी हो रही, मेरा कैश बढ़ जाएगा। तो कैश बढ़ने की वजह से मेरा जो कैश अकाउंट है उसको मैं कर दूंगी डेबिट।
अभी समझ में आ रहा है ना कि कैश को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैश बढ़ने वाला है, कैश मुझे मिलने वाला है, कैश में रिसीव करने वाली हूँ, क्योंकि डेटर्स मुझे पैसे देंगे, ठीक है, तो मेरा कैश बढ़ जाएगा, ठीक है। टू अपोजिट अकाउंट, अब मुझे ये मालूम है कि मेरा कैश बढ़ गया, से 50,000 से मेरा जो है वो कैश बढ़ गया, लेकिन ये कैश आया कहाँ से, मुझे ये तो शो करना पड़ेगा ना कि मेरा कैश मुझे मिला कहाँ से है। कल को किसी ने बोल दिया कि हो सकता है इसको इनकम मिल गई हो सकता है इसको रेंट मिल गया हो, पर मुझे वो सही अकाउंट दिखाने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा टू डेटर्स, ठीक है। और एक और अपोजिट इफेक्ट है कि डेटर्स को ज़ीरो करना है, तो जब मैंने डेटर्स को बुक किए होंगे तब मैंने उनको डेबिट किया होगा, तो अब जब मैं उनको कम कर रही हूँ, जब मुझे वो पैसे दे रहे हैं, तो मुझे उसको अपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा। किसी भी अकाउंट को क्लोज करने के लिए उसका अपोजिट इफेक्ट में देना पड़ता है। जैसे कि से एसेट अगर कोई सी आपकी कम हो रही है, तो एसेट का रियल नेचर क्या है, वो डेबिट नेचर की होती है, तो उसको कम करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए आपको उसको पहले क्रेडिट करना पड़ता है, तब आप उसको कंप्लीटली क्लोज करते हो। तो जब मैंने डेटर्स बुक करे होंगे, पहली बार जब मुझे डेटर्स मिले होंगे, तो मैंने उनको डेबिट किया होगा, पर अब जब वो मुझे पैसे दे रहे हैं, जब मेरी वो एसेट कम हो रही है, तो मुझे उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 50,000 से। और साथ ही साथ क्रेडिटर्स जो हैं, जब क्रेडिटर्स मेरे बड़े होंगे तो मैंने उनको क्रेडिट किया होगा, अब जब वो मुझे पैसे दे देंगे तो मुझे उनको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब मैंने उनको बताया होगा, जब मैंने उनको पहली बार जब मैंने बुक किया होगा तो मैंने उनको क्रेडिट किया होगा, अब जब मैं उनको क्लोज कर रही हूँ तो मुझे उनको डेबिट करना पड़ेगा। अब डेबिट करने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा, मेरी जेब खाली करनी पड़ेगी, तो मेरी जेब खाली हो जाएगी, तो मेरा कैश तो जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। टू कैश अकाउंट 50,000 से, ठीक है, 50,000 के हमारे क्रेडिटर्स थे। तो अब ये मेरा कैश ख़त्म कैसे हुआ ये देखने के लिए मुझे इसका अकाउंट को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा मेरा क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिट 50,000 से, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? एक लॉजिक ये है, मतलब जो मेन लॉजिक तो यही चलता है कि आपने किसी चीज़ को बुक किया था, बुक हम कैसे करेंगे, उसके नेचर पे, क्रेडिट नेचर पे हमने उसको बुक करा था कि जब वो हुए होंगे तो हमने हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज बताया होगा। अब जब मेरी लाइबिलिटी कम हो रही तो मुझे उसको अपोजिट इफेक्ट देकर क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रेडिटर्स को डेबिट किया। और अगर इसे समझ में ना आए तो एक चीज़ समझ लो कि क्रेडिटर्स को पैसे दूंगी तो मतलब मेरे क्या होंगे, कैश कम होगा, मेरा कैश जाएगा, तो कैश को तो मैं कर दूंगी क्रेडिट, क्योंकि वो मेरी एसेट है, वो एसेट कम हो रही है, वो एसेट कम किसकी वजह से हो रही है, तो उसको अपोजिट अकाउंट पे शो कर दो, सिंपल, ठीक है। ये पलक दीदी वाला कॉन्सेप्ट है, पर मेन लॉजिक ये चलता है कि किसी भी अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको उसको अपोजिट नेचर पे देना पड़ता है, ठीक है। डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, ये करना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी आगे आने वाले चैप्टर्स में, जर्नल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस शीट में, ये सारी चीज़ें काम आएंगी। इसलिए आज आप लोगों को ये चीज़ समझाई गई है, सिखाई गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, आप लोगों ने इसको समझा होगा, और कुछ भी समझ में नहीं आया होगा इसको आप यहीं से अपने हिसाब से कॉपी कर सकते हैं। ये कोई नोट्स फॉर्म में नहीं थी, जनरल इन्फॉर्मेशन थी, जनरल सा आप लोगों के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, मतलब परिचय दिया गया था आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ों को करना है, ठीक है, वो समझाया गया था। और भी जब चैप्टर्स को करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। हाल ही में हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन ख़त्म किया है, आई होप आप लोगों ने उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं प्लीज़ मुझे बताओ कि आपको कौन सा क्वेश्चन करते नहीं आया है, या फिर मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। हमने आज सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि हम कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, और जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आज का सुविचार ये है, ठीक है, एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग। तो कभी भी, हर दिन आपके लिए एक नई शुरुआत, एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। तो कल अगर जो काम नहीं किया था, पहले तो प्रोकास्टिनेशन को बंद करो कि प्रोकास्टिनेट करना कि कल करेंगे, कल पे कोई चीज़ नहीं डालनी है। पर फिर भी अगर आप कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो हर एक दिन आपके लिए नई शुरुआत को लेकर आता है, नई अपॉर्चुनिटी को लेकर आता है। तो उसको इस्तेमाल करो, उसको यूज़ करो, और अपने आप में विश्वास रखो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा आज का सुविचार था आप लोगों के लिए। तो मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइज।